क्या पता मैनेज हो जाती, नहीं भी आता सामने, ये भी पॉसिबिलिटी इसकी भी थी। एक हफ्ते तो मैनेज किया ही गया, एक हफ्ते मैनेज किया गया, चल, नहीं करने के बाद, फोटो छपने के बाद भी मैनेज किया गया। हाँ। कि नहीं सबूत नहीं मिले, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो जज साहब के घर में जब इस तरह से ये मिल जाता है, उसके बाद भी ट्रांसफर हो जाता है कि ठीक है जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। फिर वहां पे बार एसोसिएशन विरोध कर देते हैं कि अपने यहाँ का कूड़ा हमारे यहाँ मत फेंकिए। बड़े स्ट्रांग शब्दों में वहां के लॉयर्स ने ये बात की। अब सवाल ये है कि जब करप्शन की बात हो रही है, जहां से करप्शन पर बड़े फैसले होने हैं, जो न्यायमूर्ति, न्यायालय, इंसाफ का मंदिर जैसी बातें हम कहते हैं, आज एक आम आदमी ये भी सोच रहा है कि क्या मिलॉर्ड जज सब कानून से ऊपर है क्या, या विशेषाधिकार के दायरे में बच जाते हैं क्या? जहां पर मिसाल साबित होनी चाहिए वहां मिसाल साबित नहीं हो पाती है। देश का एक आम आदमी आज ये सोच रहा है। भाई इसी न्यूज रूम में डिस्कशन हो रहा था कि अगर किसी पर, इस दफ्तर के किसी आदमी पर करप्शन का आरोप लग जाए, घंटों के अंदर नौकरी से उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक बात है। आप अपने आप को साबित करिए कि आप इनोसेंट है, उन्हें साबित करना होगा इनोसेंट है। ठीक बात है। ये जो 14-15 मार्च को हुआ, इसको तो मैं ऐसे ही मानता हूं कि जैसे 25 जून को इमरजेंसी लगी थी और आज तक हम उसको काला दिवस मनाते हैं, लोकतंत्र के लिए काला दिवस कहते हैं, जो इमरजेंसी लगी 75। सर लेकिन ये तो बात है, ये तो मैं इसको वैसे आम आदमी की नजर से मैं सारे बिंदु हम लोग कितनी निंदा करें, 15 जब तक कुछ बदलेगा नहीं तब तक क्या होगा? बदलाव तो तभी होगा ना जब कानून बदलेगा। मैं वही कोशिश करता हूँ, कानून तो बन रहा है, मतलब नियम कानून। सीजीआई साहब ने शायद जस्टिस वर्मा को पब्लिकली भी स्टेटमेंट कि उनका जो बयान रिकॉर्ड होगा उनको सार्वजनिक रूप से देने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये खबर भी आई थी। देखिए मीनाक्षी, पहली बात तो एक ये नोट दिख गई इसलिए हमको लग रहा है कि जस्टिस वर्मा भ्रष्ट है, क्यों उनकी दिख गई, लेकिन ये आम बात है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, आम बात है, जज साहब बैठे रहते हैं, नीचे पेशकार वहीं पैसा ले लेके तारीख देता रहता है। आप तहसील में चली जाइए, एसडीएम ऊपर बैठे रहते हैं, नीचे पेशकार बैठ के वहीं पैसा ले लेके तारीख देता रहता है। आप तहसीलदार के ऑफिस में चले जाइए, तहसीलदार थोड़ा ऊपर उनकी कुर्सी होगी, नीचे पेशकार की कुर्सी होगी, वहीं बैठ के पैसा लेता है, वहीं डेट देता रहता है। ये कड़वी सच्चाई है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है? भ्रष्टाचार खत्म होता है या तो शिक्षा में संस्कार हो, इतनी नैतिकता बचपन में प्राइमरी के एजुकेशन में कूट कूट के भर दिया जाए कि आदमी बाई डिफॉल्ट ईमानदार हो जाए। दूसरा, फिर कानून का खौफ हो। जैसे जापान में क्या ईमानदार क्यों है? क्योंकि शिक्षा में संस्कार भी है, कानून का खौफ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत वैल्यूज नहीं है, बहुत वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनका कानून इतना खौफनाक है कि डर के मारे के लोग भ्रष्टाचार नहीं करते। दुर्भाग्य हमारे देश में दोनों ही नहीं है। भाई भ्रष्टाचार आप जरा सोचिए, भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। अपने ऑफिस में आप पता कर लेना, पर डे 100 रुपए ज्यादा कौन खर्च करता है। ठीक है, आपके ऑफिस में तो मिडिल क्लास के लोग हैं। केवल 20% ऐसे लोग हैं, ये सरकारी आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जो पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। तो जब 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं तो उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, मैं कह रहा हूं 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। करेंसी की साइज जब नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो सर बड़ा नोट नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा काला धन होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा अपने अराजकता होती है। जितने भी अवैध काम होते हैं वो कैश में होते हैं, कभी ऑनलाइन नहीं होते। घूसखोरी कैश में, जमाखोरी कैश में, मिलावटखोरी कैश में, नशा तस्करी कैश में। सरकार 2000 का नोट रिलीज करने से पहले आपसे थोड़ा सा सलाह मशवरा नहीं, हमने तो 2000 के नोट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, हमने तो कोर्ट में चैलेंज किया था, बंद हो गया। मेरा मानना है कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होनी चाहिए। कैश लेन देन की सीमा 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और भ्रष्टाचार को बलात्कार की तरह से जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि एक बार रेप की घटना तो अनप्लान्ड हो सकती है, लेकिन करप्शन कभी अनप्लान्ड नहीं। वो तो सोचा समझा एक्ट है। तो जो सोचा समझा एक्ट है उसमें 3 साल की सजा, क्या मतलब है? आप भ्रष्टाचारियों को ये कम से कम नागरिकता खत्म करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान करना चाहिए। और सजा होगी तभी जब आपके पास झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। जब आप झूठी गवाही को गंभीर, केस लंबा चलता क्यों है? क्योंकि लोग झूठे गवाह खड़े करते रहते हैं। झूठे गवाह क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध ही नहीं हमारे देश में। और मैं जापान सिंगापुर का डिफरेंस बताता हूं। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है।
हमारे देश में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है। झूठी खबर लिखना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठा वीडियो बना देना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठे आरोप लगा देना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठे वादे कर देना खटाखट फटाफट वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे 7 से 14 साल सजा मिलती है, सिंगापुर में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा मिलती है। वहां तो भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करता, पिता अपने पुत्र के लिए झूठी गवाही नहीं करता, पत्नी अपने पति के लिए झूठी गवाही नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक आदमी तो क्राइम किया ही किया, वो झूठ बोल के खामखा वो भी अपराधी बन जाएगी। हमारे देश में आप कैसा भी क्राइम करके आओ, आपके पास गवाह नहीं है, कोई बात नहीं, वहीं कोर्ट में वकील आपको फटाफट वहीं तैयार कर देगा। ऐसा अपराध है तो 10,000 में गवाह मिल जाएगा, रेप मर्डर है तो 20-30 हजार में गवाह मिल जाएगा। सारे गवाह वहीं बैठे हुए हैं, कोर्ट में बैठे हुए हैं, वकील वहीं गवाह उपलब्ध करा देते हैं। क्यों करा दे रहे हैं? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध है नहीं, और झूठी गवाही देने पे एक गवाही देने 50,000 रुपए मिल जाता है। कानून बदलना पड़ेगा आपको, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, और झूठी गवाही, झूठा हलफनामा, झूठा एफिडेविट, झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना, झूठी वसीयत बनवाना, झूठी विरासत बनवाना, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने और झूठे डॉक्यूमेंट बनवाने को, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। समाधान वही हो गया, कानून बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद यही जो एक तकलीफ है या इन विषयों को लेकर जो एक गुस्सा है वही आपकी पीआईएल में कन्वर्ट होता है। हाँ। कितनी पीआईएल अब तक आप दाखिल कर चुके हैं? अभी मेरी 250 के आसपास हो गए हैं। 250 200 तक मैंने गिना था, उसके बाद गिनना छोड़ दिया उसके बाद गिनना छोड़ सबसे दिया। पहली पीआईएल आपने किस साल में दाखिल की थी? सबसे पहली तो मैंने 2002 में किया था। 2002 में तो मैं किया। और मेरे ख्याल से इसमें से जो बड़े बड़े विषय हैं उसमें ट्रिपल तलाक हो गया, यूसीसी हो गया। मैंने आर्टिकल 35 चैलेंज किया, आर्टिकल 370 चैलेंज किया, मैंने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया, मैंने तलाक हसन चैलेंज किया, तलाक हसन चैलेंज किया, तलाक बाइन चैलेंज किया, तलाक किनाया चैलेंज किया, मुताह चैलेंज किया हुआ है, मिस्यार चैलेंज किया है। इसके अलावा मैंने हम पॉलीगैमी चैलेंज किया हुआ है, मैंने बहुविवाह बाल विवाह चैलेंज किया हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे विषय चैलेंज किए जो ना पब्लिक डोमेन में नहीं थे। उदाहरण के लिए पहले लोगों को पता ही नहीं था कि भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल भी चल रही है एक कम्युनिटी के लिए। जब मैंने पीआईएल फाइल किया तब सरकार को नोटिस हुआ, फिर सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, जया जेटली कमेटी ने बोला कि हाँ ये तो गड़बड़ चल रहा है, एक कम्युनिटी की शादी की उम्र 9 साल है, तो फिर उसके ऊपर कानून आया। आर्टिकल 370 के बारे में लोग सब जानते थे, आर्टिकल 35 के बारे में लोग नहीं जानते थे।